हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। फाइनली आपका इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का मॉक टेस्ट 4 भी कंडक्ट करवा दिया गया है, जो दिनांक 27 मई 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस मॉक टेस्ट को एंजॉय भी किया होगा, और जिन स्टूडेंट की तैयारी यहाँ पे बहुत अच्छे से चल रही होगी उन्होंने सभी क्वेश्चंस को बहुत ईजिली सॉल्व भी किया होगा। अगर मैं बात करता हूँ इस मॉक टेस्ट के एनालिसिस की, तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में दिए गए थे वो मोस्टली आपके सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और एयर पॉल्यूशन से पूछे गए थे। क्लियर है? अगर आपने इस पेपर को बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम आई होगी। आज जो हम बात करेंगे इसके प्रॉपर एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस की बात करेंगे। जिस तरह का आपने प्रीवियस में 3 मॉक टेस्ट का एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस कवर करवाया था, उसी तरह से हम इसका एनालिसिस एंड सॉल्यूशंस भी आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस सेशंस के अपने पहले क्वेश्चंस की। यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चंस रहेगा वो आपके पास मोस्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को ही हम यहाँ पर पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिएगा क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चंस बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर विद रिस्पेक्ट टू हीटिंग वैल्यू ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आपको क्या बताना है कि हीटिंग वैल्यू को बताना है विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के। तो जिसमें आपके पास यहाँ पे डिफरेंट स्टेटमेंट दी गई है, और इन स्टेटमेंट में से बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपकी रिलेटेड है आपकी हीटिंग वैल्यू से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यानी कि स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है आपके पास। स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि हीटिंग वैल्यू ऑफ वेस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कार्बन कंटेंट ऑफ द वेस्ट। बिल्कुल सही है, यानी कि जितना ज्यादा सॉलिड वेस्ट में आपका कार्बन कंटेंट होगा उतनी ज्यादा उसकी हीटिंग वैल्यू हाई होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि जो हमारे पास सर हीटिंग वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है सर, आपका कार्बन कंटेंट है। तो अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करता हूं कि अगर सर आपका क्या हुआ सॉलिड वेस्ट में, अगर आपका कार्बन कंटेंट क्या हुआ सर आपका, अगर ज्यादा हुआ, अगर कार्बन कंटेंट क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा सर, वहां पर आपकी जो हीटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी सर, ज्यादा होगी। हीटिंग वैल्यू क्या होगी भाई आपके पास, मोर होगी। तो आपके पास लिख सकते हैं हीटिंग वैल्यू क्या होगी आपके पास, ज्यादा होगी। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सर आप कि हीटिंग वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन कंटेंट। बट जो भी आपका सॉलिड वेस्ट है, अगर उसमें क्या हुआ आपके पास कार्बन का कंटेंट जितना कम होगा तो उसकी जो हीटिंग वैल्यू होगी वो क्या होगी, उतनी कम होगी। तो ये भी लिख देते हैं कि सर अगर कार्बन का कंटेंट क्या हुआ सर आपका सॉलिड वेस्ट में कम हुआ, तो जितना भी आपका जो हीटिंग वैल्यू होगी, हीटिंग वैल्यू HV होगी, वो क्या होगी सर आपकी डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो हीटिंग वैल्यू भी क्या हो जाएगी आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर हम बात करते हैं अब सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि हीट वैल्यू ऑफ वेस्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऐश एंड मॉइस्चर कंटेंट। कि जो सर आपके पास हीट वैल्यू है HV वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका ऐश कंटेंट को मैं लिख रहा हूँ AC। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि हीटिंग वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपका मॉइस्चर कंटेंट से। तो बिल्कुल सही, यानी कि आपके सॉलिड वेस्ट में जितना ज्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा तो उसकी जो बर्निंग प्रॉपर्टीज है वो आप क्या होगी सर आपकी अफेक्टेड होगी। जब बर्निंग प्रॉपर्टीज अफेक्टेड होगी तो कहीं ना कहीं उसकी हीटिंग वैल्यू क्या होगी सर, लो होगी। क्लियर है? तो ये भी हम लिख सकते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है सर, सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है कि अगर सर हमारे पास क्या हुआ, अगर मॉइस्चर कंटेंट MC अगर ज्यादा हुआ तो उस कंडीशन में हमारे पास हीटिंग वैल्यू भी क्या होगी सर, कम होगी। हीटिंग वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मॉइस्चर हीटिंग वैल्यू होगी, जो हीटिंग वैल्यू होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉइस्चर कंटेंट होगा। कि जितना ज्यादा आपका मॉइस्चर कंटेंट होगा उतना कम आपका हीटिंग वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट में क्या होगा, आपके जो भी बर्निंग प्रॉपर्टीज होगी वो उससे क्या होगी सर, अफेक्टेड होंगी। क्लियर है? दूसरा बोल रहा है, दूसरी ही स्टेटमेंट में इसने बोला है कि जितना ज्यादा आपका ऐश कंटेंट होगा, जितना ज्यादा सर आपका ऐश कंटेंट होगा उतनी ज्यादा आपकी, उतनी कम क्या होगी सर आपकी हीट वैल्यू होगी। तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो आपके पास हीटिंग वैल्यू है वो आपके पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ऐश कंटेंट है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है कि जितना ज्यादा आपका ऐश कंटेंट होगा उतनी कम आपकी क्या होगी सर, हीटिंग वैल्यू होगी। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या होगी सर आपके पास यहाँ पर सही हो गई है। अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी स्टेटमेंट की। तीसरी स्टेटमेंट क्या बोलती है आपके पास कि हीट वैल्यू ऑफ वेस्ट कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग
ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला, बिल्कुल सही। जो भी आपके पास हीट वैल्यू है उसको हम किससे कैलकुलेट कर सकते हैं, ड्यूलॉन्ग्स फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास क्या है सर, ट्रू है। तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर आपके पास ए बी सी डी यानी कि ऑल सबके सब क्या है आपके पास यहाँ पर ट्रूली सही है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि इन ए सैनिटरी लैंडफिलिंग डीकंपोजिशंस एंड केमिकल चेंज विद इन ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ द सॉलिड वेस्ट गोज ऑन, कि जब आप क्या करते हैं, जब आप सैनिटरी लैंडफिलिंग में उसका डिकम्पोजिशन करते हैं एज ए फिजिकल और केमिकल, तो उसके ऑर्गेनिक कंटेंट में क्या आता है, वहाँ पे चेंज आता है। बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे जो भी क्या होता है आपके ऑर्गेनिक मैटर्स और इनऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनका क्या होना शुरू हो जाता है सर, वहाँ पे डिकम्पोजिशन होना शुरू हो जाता है। अब जो आपके पास डिकम्पोजिशन होता है वो आपके पास एज ए फिजिकली भी हो सकता है और आपके पास एज ए केमिकली भी हो सकता है। अब जो वहाँ पे डिकम्पोजिशन हो सकता है वो आपके पास एज ए अंडर ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन होता है। जब एज ए अंडर ऑफ बायोलॉजिकल एक्शन होता है तो वहाँ पे वो एरोबिक की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एनारोबिक की प्रेजेंस में भी हो सकता है। एरोबिक बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, एनारोबिक बोले तो ऑक्सीजन के एब्सेंस में भी हो सकता है। क्लियर है। तो देखिएगा तो वहाँ पे क्या चेंजेस आएंगे, तो देखिएगा सबसे पहले बोल रहा है कि जैसे जैसे आपका टेम्परेचर चेंज विद इन लैंडफिल, बिल्कुल सही। यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करता हूँ कि जैसे जैसे क्या करेंगे सर आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या होगा, जितने भी आपके पैथोजेंस होंगे यानी कि जितने भी आपके हार्मफुल डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होंगे उनका क्या होगा सर, डिस्ट्रक्शन होगा। टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा सर, आपका डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन होगा। क्या होगा सर, डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन होगा। ठीक है। और पैथोजन क्या होते हैं सर हमारे पास, पैथोजन होते हैं आपके पास डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। तो ये भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं, ये सर होते हैं आपके पास डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आपने। क्लियर है। तो अगर आप बात करते हैं पहली स्टेटमेंट की, तो पहली स्टेटमेंट क्या है आपके पास, सही है। और जो स्टेटमेंट 1 है वो किससे रिलेट कर रही है, आपकी स्टेटमेंट 3 से रिलेट कर रही है। जो मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर के इंक्रीज होने से क्या होगा, आपके पैथोजन का डिस्ट्रक्शन होगा, तो डिस्ट्रक्शन ऑफ पैथोजन। क्लियर है। और बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गैस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बिल्कुल सही। यहाँ पे जो भी आपका डिकम्पोजिशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो भी क्या होता है सर आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन होता है वो आपके पास सर एरोबिक भी हो सकता है और आपके पास सर वो एनारोबिक भी हो सकता है। बिल्कुल। तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा वो क्या हो सकता है सर आपका, वो सर एरोबिक भी हो सकता है आपका और वो सर एनारोबिक भी हो सकता है, एनारोबिक भी हो सकता है। एरोबिक मतलब वो क्या होगा सर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है, ओ को पी लिख रहा हूं मैं, पी से हो गया आपके पास प्रेजेंस हो गया, और ऑक्सीजन की क्या हो सकता है सर, एब्सेंस में भी हो सकता है। क्लियर है। जब आपके ऑर्गेनिक मैटर्स का यानी कि आपके सॉलिड वेस्ट का किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है आपका पास यहाँ पर, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। जब इसका डिकम्पोजिशन होगा तो यहाँ पे कुछ आपके एंड प्रोडक्ट रिलीज होंगे। क्या होंगे सर आपके पास यहाँ पर, एंड प्रोडक्ट होंगे। और एंड प्रोडक्ट आपके क्या हो सकते हैं सर, आपका मीथेन हो सकता है, आपका हाइड्रोजन सल्फाइड हो सकता है, आपका सर अमोनिया हो सकता है, आपका सर यहाँ पर CO2 हो सकता है, आपका सर यहाँ पर CO हो सकता है। क्लियर है। ये डिफरेंट डिफरेंट गैसेस क्या हो सकती है वहां पर रिलीज हो सकती है। तो वही बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ गैसेस लाइक हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, बिल्कुल सही। तो ये भी आपका क्या है सर, सही है। नेक्स्ट बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ अदर गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO2, नहीं। जब हम बात करते हैं किसकी, आपके सल्फर की, तो सल्फर यहाँ पे एज ए हाइड्रोजन सल्फाइड रिलीज होती है। क्लियर है। और जब हम बात करते हैं आपके नाइट्रिक ऑक्साइड डाइऑक्साइड की, तो नाइट्रिक ऑक्साइड यहाँ पर एज ए अमोनिया रिलीज होता है। तो ये तो आपके पास क्या हो गई है सर, गलत हो गया है। क्लियर है। तो जहां पे भी आपको दिख रहा है कि फोर्थ आपका गलत है, कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ पे जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो करेक्ट ऑप्शंस क्या हो जाएगा सर आपके पास, 1, 2 एंड 3 क्या है आपके पास, सही है। और जो आपके पास फोर्थ है वो आपका गलत है। क्लियर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका सिमिलर रिपीटेड क्वेश्चंस है, इसको आप छोड़ दीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पायरोलिसिस। देखिएगा मैंने पहले भी बताया था कि जब भी हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्या करते हैं, प्रॉपर्ली कंपोस्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे आपके बहुत सारे मेथड होते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को डिस्पोज करने के लिए। जैसे कि आप इसको ओपन सी में भी कर सकते हैं, लैंड में भी कर सकते हैं, रिवर में भी कर सकते हैं, क्लियर है। और आपको मैंने ओपन ट्रेंच भी बताया था, क्लियर है। तो उसमें से कहीं ना कहीं आपका एक इंसिनरेशन एंड पायरोलिसिस का भी मेथड है। जब हम बात करते हैं आपके पैरोलिसिस की, तो पैरोलिसिस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं, बाद में हम स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं हम सर? पायरोलिसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। पायरोलिसिस की बात करेंगे तो ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो आप लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, बिल्कुल होता है सर। उसके बाद क्या होता है सर यहाँ पर, ये किस तरह का प्रोसेस है सर? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है या एंडोथर्मिक प्रोसेस है? तो ये सर आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है सर? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। और ये किसके अंदर आता है? ये सर बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर आता है या आपके पास थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आता है? तो जो भी आपके पास इंसिनरेशन हो गया और पैरोलिसिस हो गया, इट इज द अंडर ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है, या थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आता है। तो आप लिख सकते हैं इट इज द अंडर ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। तो आप लिख सकते हैं इट इज द अंडर ऑफ थर्मल पायरोलिसिस। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है स्टूडेंट, वो मोर देन कितना होता है आपके पास? 470 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि इसका जो बर्निंग टेम्परेचर होता है सर मोर देन, वैसे तो 430 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ही होता है। और जब ये टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, जब ये टेम्परेचर क्या कर जाता है सर, मोर देन 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है, तो यहाँ पे जो हीटिंग वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आपकी करंट में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पे जो इसकी अगर टेम्परेचर आपका 1000 डिग्री सेल्सियस है, तो इसकी जो हीटिंग वैल्यू है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है सर? उसके करंट में हो जाती है, जिससे हम क्या जनरेट कर सकते हैं? आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, क्लियर है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पहला अगर हम देखते हैं कि इट इज इरिवर्सिबल केमिकल चेंज, बिल्कुल ये एक इरिवर्सिबल केमिकल चेंज है अबाउट द एक्शन ऑफ हीट इन ऑक्सीजन फ्री। बिल्कुल ऑक्सीजन फ्री मतलब ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट क्या हो गई है सर आपके पास? ट्रू हो गई है। सेकंड स्टेटमेंट की बात करते हैं कि रेंज ऑफ टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस टू 1000 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल आपका टेम्परेचर मोर देन कितना होता है सर? यहाँ पे 430 डिग्री से ज्यादा होता है। और जब ये टेम्परेचर 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाए, तो उस कंडीशन में जो भी इसकी हीटिंग वैल्यू है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? उसके इलेक्ट्रिक से। और इलेक्ट्रिक से हम इजिली क्या पास कर सकते हैं? आपका करंट पास कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये तो क्या हो गया सर? सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी सर? आपकी ट्रू हो गई है। थर्ड बात करते हैं, तो थर्ड क्या बोल रहा है कि इंटरनल हीटिंग कॉज ऑर्गेनिक मैटर। बिल्कुल सही। इसमें क्या होती है आपके पास? इंटरनली हीटिंग कॉज होता है, जिससे आपका ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? डिकम्पोज होता है। जो ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पे डिकम्पोज होता है वो आपके पास एज ए फिजिकली भी हो सकता है और एज ए केमिकल भी हो सकता है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी क्या हो गई सर आपके पास? ट्रू हो गई है। लास्ट देखते हैं फोर्थ कि इट इज हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस। नहीं, अगर हम बात करते हैं आपके पैरोलिसिस की, तो पैरोलिसिस क्या होता है सर आपके पास? एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसी का अपोजिट में हम क्या लिख सकते हैं? एक इंसिनरेशंस भी लिख सकते हैं, इंसिनरेशंस भी लिख सकते हैं, ठीक है। आज तो मैंने क्वेश्चंस में आपको क्या दिया गया है सर? आपके पास दिया गया है हम क्या, आपके पास पैरोलिसिस, कल को हो सकता है आपके पास इंसिनरेशन भी दे दिया जाए। तो अगर मैं इंसिनरेशन की भी बात करता हूं तो इट इज द अंडर ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग। तो ये भी क्या होता है आपके पास? थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आता है, ठीक है, थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आता है। और यहाँ पे जो भी आपके ऑर्गेनिक मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है वो आपके ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। ओ को पी लिख दिया मैंने, प्रेजेंस में, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है कि ये सर किस तरह का रिएक्शंस है? ये सर आपके पास एंडोथर्मिक नहीं है, ये है आपके पास एक्सोथर्मिक हो गया है। ये क्या हो गया है सर आपके पास? एक्सोथर्मिक हो गया है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसके टेम्परेचर की रेंज की, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो मोर देन 470 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि अप्रॉक्स हम कह सकते हैं 500 डिग्री सेल्सियस से आपका ये भी 1000 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है,
क्लियर है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह के दोनों ही प्रोसेस मैंने आपको बता दिए है, कौन सा, एक इंसिनरेशन और एक पैरोलिसिस। ये जो प्रोसेस होता है सर, ये इन द अंडर ऑफ थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आता है। बट जब हम बात करते हैं आपके कंपोस्टिंग की, तीसरा मेथड एक और भी आता है, दैट इज कंपोस्टिंग की बात कर लेते हैं। तो कंपोस्टिंग में क्या होता है स्टूडेंट आपका, तो कंपोस्टिंग में सर आपका इट इज द अंडर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो यहाँ पर आपके पास बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है सर, बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। अब जो बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है यहाँ पर, ये भी कैसा होता है सर, आपके पास एरोबिक और एनारोबिक होता है। क्लियर है, तो ये भी आप यहाँ पे बता सकते हैं सर, ये एरोबिक भी हो सकता है और आपके पास एनारोबिक भी हो सकता है। क्लियर है, और एक तरह से एक नेचुरल प्रोसेस है। ये क्या हो सकता है सर, ये आपके पास एरोबिक भी हो सकता है और ये हमारे पास एनारोबिक भी हो सकता है। ठीक है, एरोबिक बोले तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और एनारोबिक बोले तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। क्लियर है, तो आज आपको ये चीज तो आइडिया मिल गया होगा कि कौन कौन से आपके थर्मल प्रोसेसिंग के अंदर आते हैं। तो इंसिनरेशन और पैरोलिसिस आपके थर्मल के अंदर आते हैं, और जब हम बात करते हैं कंपोस्टिंग की, तो कंपोस्टिंग आपका ऐसे बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग के अंदर आता है। क्लियर है, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आंसर मिल गया है भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया है, देखिएगा, चेक करते हैं। तो 4 तो नहीं होगा आपके पास, तो जहां पे 4 आ रहा है तो उसको तो आप एलिमिनेट ही कर दो। तो बचा कौन सा आपके पास, डी बचा है, यानी कि 1 2 3 इसका क्या हो जाएगा सर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि व्हाट इज जियोनेट। जियोनेट का मतलब क्या होता है यहाँ पर, जियोनेट क्या है, एक सिंथेटिक मटेरियल है जिसका यूज करते हैं हम ड्रेनेज ऑफ लिक्विड के लिए। किसके लिए करते हैं आप, ड्रेन ऑफ लिक्विड के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर है, इसमें आपको कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है। जियो मीन्स आपको अगर देखें तो दैट इज सिंथेटिक्स, ये ध्यान रखना पहले आपको, ठीक है, सिंथेटिक। और इसका यूज जो हम करते हैं, हम किससे करते हैं, इसका यूज करते हैं आप ड्रेनेज ऑफ लिक्विड्स के लिए, ड्रेनेज ऑफ लिक्विड्स के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया है। सॉरी, लिक्विड्स के लिए नहीं करते हैं, गैसेस के लिए करते हैं भाई। ठीक है, सॉरी, यही गलती करोगे आप भी। हम किसके लिए करते हैं यहाँ पर इसका यूज, देखिएगा, जियो में सिंथेटिक इसका यूज करते हैं ड्रेनेज ऑफ गैसेस के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, ड्रेनेज ऑफ गैस के लिए करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, वो क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। क्लियर है कि सिंथेटिक मटेरियल है जिसका यूज हम ड्रेनेज ऑफ गैसेस के लिए करते हैं। क्लियर है, अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी मैंने आपको ऑलरेडी, अगर आपने मेरा थ्योरी लेक्चर्स बहुत अच्छे से कवर किया होगा तो मुझे नहीं लगता है कि इस क्वेश्चंस में आपने कोई गलती की होगी। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द प्रोसेस फ्लो इन द इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आपका किसकी बात कर रहा है, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस की बात कर रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बताया था। तो मैंने क्या बोला था आपके पास कि जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, इसमें टोटल कितने स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं सर, 7 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं सर, 7 स्टेप्स इंक्लूडेड होते हैं। कुछ यही बताया था भाई, बिल्कुल सर यही बताया था। अब ये 7 स्टेप्स कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, जरा इनको देखते हैं। बिल्कुल हमने अरेंज में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो पहला आएगा आपके पास, दूसरा आएगा आपके पास, तीसरा आएगा आपके पास, चौथा आएगा आपके पास, पांचवा आएगा, छठा आएगा और आपके पास 7वां आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे यहाँ पर, सबसे पहले आप सर कलेक्शन करोगे। ठीक है, क्या करोगे सर, कलेक्शन करोगे। कलेक्शंस के बाद आप क्या आएगा सर, आपका सेपरेशंस करेंगे इनका। ठीक है, देखिएगा, कलेक्शंस करने के लिए क्या जाओगे आप, घरों घरों में जाओगे और अपने कूड़े को इकट्ठा करेंगे। अब जो कूड़े को इकट्ठा करेंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन क्रू बोलेंगे। ठीक है, कलेक्शन क्रू बोलेंगे या आपका कलेक्शन पॉइंट बोलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसका सेपरेशंस करेंगे, यानी कि जो आपका गीला कचरा होगा उसको अलग डिब्बे में डालेंगे और जो सूखा कचरा होगा उसको हम अलग कचरे में डालेंगे। ठीक है, अलग डिब्बे में डालेंगे, सॉरी। अब जब आपने कलेक्शन कर दिया है, सेपरेशंस कर दिया है, उसके बाद क्या करेंगे सर, हम उसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे सर, ट्रांसपोर्ट कर देंगे। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हमारा कुछ ऐसा होगा कि जिसको रिकवर किया जा सकता है तो उसको हम रिकवर करेंगे, रिकवर्ड हो जाएगा। ठीक है, रिकवर करने के बाद कुछ ऐसा होगा जिनका दोबारा से पुनः चक्रण किया जाएगा, तो रिसाइकल किया जाएगा।
रिसाइकल के बाद कुछ ऐसा होगा कि जो बच जाएगा आपका उसका क्या कर देंगे हम सर, उसको कंपैक्ट कर देंगे, तो ये कंपैक्टिंग हो जाएगा। और कंपैक्टिंग के बाद हम क्या कर देंगे सर, लास्ट में उसका डिस्पोजल कर देंगे। क्या कर देंगे सर, उसको डिस्पोजल कर देंगे, डिस्पोजल ऑफ लैंड कर देंगे। ठीक है, लैंड भी में कर सकते हैं आप, और आपके वाटर बॉडीज के अंदर भी कर सकते हैं। क्लियर है? तो देखिएगा जरा यहाँ पर वन बाय वन क्या बोला है कि जनरेशन ऑफ सोर्सेस, बिल्कुल सही है कि आपका सोर्स होना चाहिए, सोर्स के बाद उसको अलग करना चाहिए, उसके बाद सेपरेशन होना चाहिए, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रांसपोर्टेंट। ठीक है, अगर हम देखते हैं पहले कि इसमें हमको ये चीज करनी है कि पहले गलत कौन सा हो सकता है, तो इसने लास्ट बोला इसने कि ट्रांसपोर्ट। भाई लास्ट में ट्रांसपोर्ट तो नहीं करेंगे हम, लास्ट में हम क्या करेंगे सर, डिस्पोजल ऑफ द लैंड करेंगे। तो आपका डी ऑप्शन तो हमारे पास क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है। अब मैं सी ऑप्शन को देखता हूँ, सी ऑप्शन में क्या बोला है कि जनरेशन ऑफ सोर्सेज, फिर उसका सेपरेशंस करेंगे, फिर कलेक्शंस करेंगे, उसके बाद सेपरेशन करेंगे, बिल्कुल, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, और ट्रांसपोर्ट के बाद उसको हम लैंडफिल करेंगे। तो ये हद तक क्या है आपका सर, सही है। क्लियर है? बट बी देख लेते हैं, बी में क्या बोल रहा है कि जनरेशन ऑफ सोर्स रहेगा आपके पास, उसके बाद सेपरेशंस रहेगा आपके पास, कलेक्शन रहेगा, और कलेक्शन के बाद वो ट्रांसफर कर रहा है, और ट्रांसफर के बाद ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और सेपरेशन। नहीं भाई, लैंडफिल को अगर आपको लैंडफिल करना है तो डायरेक्ट आप क्या करोगे, पहले उसको कंपैक्ट करेंगे, तो सेपरेशन तो आएगा ही नहीं यहाँ पे, तो ये भी नहीं हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर बनेगा वो क्या बन जाएगा सर, आपका सी इसका राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? अब बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल डाटा क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है आपके पास, द कंसंट्रेशन ऑफ मीथेन इन एम्बिएंट एटमॉस्फेयर इज फाउंड टू बी 0.025 ppb। ppb में दिया है पार्ट्स पर बिलियन। द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर आपके पास क्या दिया है सर, टेम्परेचर दिया है, और टेम्परेचर कितना दिया है सर हमारे पास, 10 डिग्री सेल्सियस दिया है। और क्या दिया है सर आपके पास टेम्परेचर के अलावा, तो इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिल्कुल। तो केल्विन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 273 में ऐड करना पड़ेगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 273 प्लस 10 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आ जाएगा सर, 293 केल्विन आ जाएगा। अगर मैं प्रेशर्स की बात करता हूं तो प्रेशर कितना दिया है सर, 2 एटमॉस्फेयर दिया है। क्लियर है? आगे क्या बोला उसने कि कंसंट्रेशन दे दी है मीथेन की, तो यहाँ पर CH4 की जो कंसंट्रेशन दे दी है पार्ट्स पर बिलियन में दे दी है, वो कितनी दे दी है, 0.025 पार्ट्स पर बिलियन दी गई है। The atmospheric temperature is 10 degree Celsius, pressure is 2 atmosphere. Estimate the concentration in microgram per meter. आपको क्या निकालना है कि जो आपके पास X कंसंट्रेशन निकालनी है माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब। तो सिंपल करेंगे, जो भी आपके पास यहाँ पे कंसंट्रेशन दिया गया होगा वो किस में दिया होगा, आपके पास पार्ट्स पर बिलियन में दिया होगा, इनटू आपने क्या कर देना सर, उसको देखिएगा, इसको क्या कर देना सर आपने, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम कर देना है। क्लियर है? कुछ इसी तरह का फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, यस सर बताया था। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है दी एक्स पीपीबी की आपके पास दी गई है, कितनी दी गई है सर आपके पास, 0.025 बी दी है, इनटू मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट किसका आएगा आपका, ऑक्सीजन का है, क्योंकि आपका एम्बिएंट एटमॉस्फेयर है, तो O2 का वेट कितना आ गया, 16 आ गया है। अब आपको क्या निकालना है, यहाँ पर V निकालना है। अब आप यहाँ पे व्यू के लिए क्या है, ना तो उसने नॉर्मल टेम्परेचर बोला है और ना ही उसने एसटीपी कंडीशंस बोला है। अगर वो कंडीशन दे देता, देखिएगा यहाँ पे दो कंडीशन थी, एक तो एनटीपी थी और एक आपके पास एसटीपी थी। तो यहाँ पे तो आपको वॉल्यूम था, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए कि वॉल्यूम कितना होता है आपके पास, 11 पॉइंट और 22 पॉइंट समथिंग होता है, एक 22.4 होता है और एक आपके पास 24.4 समथिंग आता है। क्लियर है? बट आज उसने इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया है। जब इन दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं सर, आप फॉर्मूला लगा सकते हैं 0.082, आप यही लगा सकते हैं, इनटू T/P कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो यहाँ पे 0.002 आ गया, 0.082 प्लस टेम्परेचर कितना है आपके पास, सॉरी मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर है सर 293, क्या आया ना आपके पास 293 डिवाइडेड बाय P एटमॉस्फेयर कितना है सर आपके पास, 2 एटमॉस्फेयर है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 11.603 लीटर पर मोल आ जाएगा। क्लियर है? तो इसी को आप क्या करोगे, यहाँ पर सर पुट कर दोगे। तो जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा सर, 11.603 आ जाएगा।
क्लियर है? पुट कर दिया आपने सारी वैल्यू। अब जब पुट कर दिया है तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा सर? 0.034 आ जाएगा। क्लियर है? तो आपका आंसर क्या आ गया सर यहाँ पर? ये आ गया है। कुछ नहीं करना है, जो भी आपके पास टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस, उसको आप केल्विन में कन्वर्ट कीजिएगा, 273 प्लस 10 कीजिएगा, 293 आ गया है। क्लियर है? P दिया है आपके पास 2 एटमॉस्फेयर। आपको माइक्रोग्राम में कंसंट्रेशन निकालना है। माइक्रोग्राम मीटर क्यूब में आपको जब कन्वर्ट करना है तो जो भी कंसंट्रेशन है आपके पास पार्ट्स पर बिलियन में दिया है इनटू मॉलिक्यूलर वेट बाय V। V क्या है? वॉल्यूम। अब यहाँ पे जो वॉल्यूम की कंडीशन है, ना तो सर उसने एनटीपी कंडीशन बोला, ना ही उसने सर एसटीपी बोला। जब दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है तो आप वहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या है सर? 0.082 इंटू टी बाई पी है, जहां से हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाता है 11.603 लीटर पर मोल आ जाता है। जब आप इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो यहाँ पे इसको पुटअप कर दोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? फाइनली 0.034 आ जाएगा। तो आपके पास ए आंसर हो गया है, बिल्कुल ए इसका राइट आंसर हो गया है। अब यहाँ पे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। द थर्मल पावर स्टेशन कंज्यूमिंग ए कोल 8 टन पर आवर, कि जो कितना कोल कंज्यूम हो रहा है आपके पास, तो जो यहाँ पे कोल कंज्यूम किया जा रहा है वो कितना किया जा रहा है सर आपके पास? वो 8 टन पर हार किया जा रहा है। तो इस 8 टन पर हार को मैं ग्राम्स पर सेकंड में कन्वर्ट कर सकता हूं। कर सकते हैं सर, कैसे? 8 टन में कितने केजी होते हैं सर? 1000 केजी होते हैं। 1000 केजी में कितने ग्राम होते हैं सर? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 10 रेज़ की पावर क्या कर दीजिएगा आप? 3 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय हार्स है, हार्स को आप किसमें? सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा। एक डे में आपके कितने होते हैं? 36 मिनट होते हैं, 36 सेकंड होता है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा सर आपका? 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये किसमें आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर ग्राम्स पर हार में आ जाएगा। क्लियर है? इतना आपने कर लिया है, किसकी? कोल की कंज्यूमिंग आपने यहाँ पर निकाल दी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? यहाँ पर क्या दिया है आपको? सल्फर। सल्फर को कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा, तो ये क्या बनाएगा आपके पास? सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, अगर मैं इसके मॉलिक्यूलर वेट की बात करता हूं तो इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर? सल्फर का 32 होता है। तो मैं कह सकता हूं कि 32 ग्राम्स के लिए कितना सल्फर डाइऑक्साइड कंज्यूम होगा? तो यहाँ पे सल्फर का 32, ऑक्सीजन का भी 32 आ गया, तो यहाँ पे 64 ग्राम होगा। ठीक है, तो 1 ग्राम्स के लिए में कितना कंज्यूम होगा आपके पास? तो 1 ग्राम्स के लिए आप बता सकते हैं सर 64 32 और 32 कितने हो गए भाई आपके पास? 64 हो गए हैं। तो यहाँ पर 64 ग्राम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सर 64 ग्राम बाई 32 लिख सकते हैं। तो इतने के लिए कितना होगा आपका कंज्यूम? टोटल कितना कंज्यूम होगा? तो आप निकाल सकते हो इजिली, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि जो सल्फर के जो परसेंटेज, जो आपके पास 3% सल्फर है, तो सल्फर निकाल सकते हैं आप 3%, तो 3/100 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना है सर आपके पास कंज्यूम किया गया है सर? ये किया गया है सर 8 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 3600 इंटू क्या कर देना है? 64 बाई 32 कर देना है। क्लियर है? तो आपका यहाँ से क्या आ गया है? आंसर आ गया है। क्लियर है? तो इसको आप क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट करके देखिएगा जरा कितना आता है यहाँ पर। तो हम देखते हैं, तो 3/100 किया आपने, तो आपके पास है 0.03 इंटू आपके पास 8 इंटू 10⁻6 ये किया आपने इंटू 64, ओके, डिवाइडेड बाय 64 इंटू 32 कितना आया सर आपके पास? कुछ ज्यादा ही आ रहा है भाई मेरे पास, देखते हैं। 3/100 ये आ रहा है इंटू 8 इंटू 10⁻6 ये आ गया है, मल्टीप्लाई बाय 24 किया, ये आ गया है, डिवाइडेड बाय 133 आ गया है। कितना आ गया है सर आपके पास? ये आ गया है 133.3 ग्राम पर सेकंड आ गया है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ गया सर? दैट यूर आंसर 133 ग्राम्स पर सेकंड आ गया है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था, इतना टफ क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट जो रहेगा आपके पास ये 2 मार्क्स का क्वेश्चंस है। देखिएगा क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी है भाई। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि कॉलोनी ऑफ पॉपुलेशन
30,000 डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट है। कितना डिस्कार्डेड सॉलिड वेस्ट है आपके पास? 30,000 एट ए रेट ऑफ 1.5 kg पर कैपिटा पर डे। द कंपोनेंट ऑफ वेस्ट एंड देयर डेंसिटीज आर बिलो। आज आपके पास कुछ टाइप्स ऑफ सॉलिड दिए गए हैं, उनका मॉइस्चर कंटेंट दिया गया है और उनकी डेंसिटी दी गई है। क्लियर है? आगे क्या बोला उसने? फूड वेस्ट को बोला उसने। फूड वेस्ट को मैं लिख सकता हूँ FW लिख सकता हूँ, पेपर वेस्ट को PW लिख सकता हूँ, लेदर वेस्ट को LW लिख सकता हूँ, फ्रूट वेस्ट को FW लिख सकता हूँ, अदर वेस्ट को OW लिख सकता हूँ। क्लियर है? मुझे क्या निकालना है सर? मुझे तो डेंसिटी, पहले मुझे डेंसिटी पता होनी चाहिए, एस्टिमेट करना है आपको वॉल्यूम। तो डेंसिटी क्या होती है भाई आपके पास? सर डेंसिटी होती है हमारे पास दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम होती है। यही होती है, बिल्कुल सर यही होती है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर आपके पास? मास बाई डेंसिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं डेंसिटी का रिलेशन अगर निकालना चाहूँ तो डेंसिटी निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा सर 100 बाई क्या हो जाएगा आपके पास? देखिएगा, इसको अगर मैं करना चाहूँ तो ये क्या हो जाएगा आपके पास? फूड वेस्ट, डेंसिटी ऑफ ना सॉरी, यहाँ पे डेंसिटी भी दी है आपके पास और यहाँ पे क्या दिया है सर आपको? मॉइस्चर कंटेंट भी दिया है। ठीक है, तो आप कर दो यहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट। आपका फूड वेस्ट का मॉइस्चर कंटेंट कितना है सर? 35 और डेंसिटी कितनी है सर उसकी? 800 है। ठीक है, प्लस उसी तरह से लेदर वेस्ट क्या कितना, सॉरी फूड पेपर वेस्ट का कितना है? 15% है। तो 15 बाई डेंसिटी कितनी है सर आपके पास? 1100 है। प्लस उसी तरह से आपके पास 10% है, डेंसिटी कितनी है सर? 125 है आपके पास। तो 125 कीजिएगा, प्लस 20 है आपके पास। डेंसिटी कितनी है सर? 950 है। तो ये 950 आ गया है, प्लस डेंसिटी कितनी है? मॉइस्चर कंटेंट 20% है। डेंसिटी कितना है सर आपके पास? 650 है। क्लियर है? तो यहाँ से क्या आ जाएगी सर आपके पास? डेंसिटी आ जाएगी। क्लियर है? ये इस तरह के क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी आपको सॉल्व करवाए हैं। तो यहाँ से जो आपकी डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, जरा कीजिएगा जरा इसको, हम इसको करते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 35 बाई समथिंग। तो यहाँ से जो आपके पास ये आंसर आएगा, ये कितना आएगा सर आपके पास? ये आएगा 528.518 kg आया समथिंग। यस सर, तो ये आया 528 kg पर मीटर क्यूब आ गया है। ये क्या आ गई सर हमारे पास? यहाँ पर डेंसिटी आ गई है। अब डेंसिटी आ गई है तो अब मैं वॉल्यूम निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूँ तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास? वॉल्यूम हो जाएगा सर मेरे पास मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, बिल्कुल सर। तो ये हो जाएगा सर मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो मास कैसे निकलेगा आपके पास? कितना डिस्कार्डेड हुआ आपके पास सर? 30,000 डिस्कार्डेड हुआ। तो 30,000 डिस्कार्डेड कर दो, मल्टीप्लाई कितना पर केजी है सर? 1.5 kg है आपके पास। डिवाइडेड बाय कितनी डेंसिटी आई सर आपके पास? दैट इज 528.518। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा जरा। 30,000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आपके पास डिवाइडेड बाय करो 528.518। कितना आ रहा है आपके पास सर? 85.14 आ रहा है। तो यहाँ पर 85.14 आपके पास मीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है? बहुत इजी क्वेश्चन था। तो यही से आपसे पूछा था कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड कितना रहा वहां पर? तो सर ये रहा आपके पास 85.14 मीटर क्यूब। 14 मीटर क्यूब आपके पास यहाँ पर रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन था, आप विद इन सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। देखिएगा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट ये क्वेश्चन हमारे पास डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक लैंडफिल इज टू बी डिजाइन टू सर्व ए पॉपुलेशंस ऑफ 4 लाख। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे पॉपुलेशंस की, पॉपुलेशंस को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 4 लाख दे दिए हैं, 4 × 10 रेज़ की पावर 5। और अगर मैं टाइम की बात करता हूँ, T की बात कर लेता हूँ, तो 24 ईयर्स हो गया है। ईयर्स को मैं अगर डे में कन्वर्ट करना चाहूँ तो 24 मल्टीप्लाई बाय 365 कर सकता हूँ। यस सर, कर सकता हूँ। आगे क्या बोला है? सॉलिड वेस्ट जनरेट। सॉलिड वेस्ट जनरेट कितना हो रहा है आपके पास सर? ये हो रहा है 1.6 kg पर पर्सन पर डे हो रहा है। आगे क्या बोला है? द डेंसिटी ऑफ अनकम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट। जो डेंसिटी दे दी है अनकम्पैक्टेड सॉलिड वेस्ट, वो कितनी दे दी है सर आपके पास? वो दे दी है 250 kg पर मीटर क्यूब दे दी गई है। एंड द कंपैक्शन रेशो, कंपैक्शन CR दे दिया आपके पास कितना सर? 4 दिया गया है। आगे क्या बोला है? द रेशो ऑफ कंपैक्टेड फिल्ड टू कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट। कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट कितना दे दिया है सर आपके पास? कंपैक्टेड
कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट आपके पास कितना दे दिया है सर 2.5 दे दिया है। द लैंडफिल वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, आपको क्या निकालना है, लैंडफिल वॉल्यूम निकालना है, लैंडफिल वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और किस में निकालना है, मीटर क्यूब में निकालना है। तो कुछ नहीं करना आपको, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, डायरेक्ट आपको वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल क्या हो जाएगा आपके पास, तो वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल, जिसको मैं V लिखता हूं, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, वो हो जाएगा कि कितना वॉल्यूम ऑफ लैंडफिल हुआ आपके पास, कितनी पॉपुलेशन है। तो आपके पास यहाँ पे पॉपुलेशन आ गया P, पॉपुलेशन आ गया P, और उसके बाद क्या आ गया आपके पास, कितना आपके पास यहाँ पर सॉलिड वेस्ट है। तो सॉलिड वेस्ट कितना आपका जनरेट हो रहा है, सॉलिड वेस्ट जनरेट, तो आप लिख सकते हैं सॉलिड वेट जनरेशन कितना हो रहा है, SWG लिख दो आप उसको। ठीक है, और उसके बाद उसको किससे कर दो सर, आप टाइम से मल्टीप्लाई कर दो। टाइम से बाद सर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो आप, सर उसको मल्टीप्लाई कर दो आप कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट से। तो कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट को कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट से लिख दो, और डिवाइडेड बाय कर दो किससे सर, उसको आप डिवाइड बाय कर दो उसको डेंसिटी से। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सर डेंसिटी, ये लिख सकता हूँ डेंसिटी इनटू कंपैक्शन रेशियो लिख सकता हूँ। क्लियर है। तो अब यहाँ पे सब कुछ दिया है आपके पास। पॉपुलेशन कितनी दी है सर आपके पास, 4 लाख दी है, 4 × 10⁵। सॉलिड वेस्ट जनरेट कितना हो रहा है सर आपका 1.6 हो रहा है। टाइम कितना लग रहा है सर आपका 24 डेज लग रहा है, कितना सर 365 लग रहा है। आपके पास कितना यहाँ पर कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट है, कंपैक्टेड सॉलिड वेस्ट सर 2.5 है, तो ये 2.5 कीजिएगा, डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी आ रही है सर आपके पास, डेंसिटी दी हुई है 250 kg/m³, 250, और आपके पास कंपैक्शन रेशियो कितना दिया है सर आपके पास 4 दिया गया है। तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा। आपको किस में चाहिए, आपको चाहिए मिलियन मीटर क्यूब। मिलियन मीटर क्यूब्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई बाय किससे करना पड़ेगा सर, इसको 1/10⁻⁻6 से करना पड़ेगा। तो सॉल्व कीजिएगा जरा। तो यहाँ पे 4 × 10⁵ इंटू 1.6 इंटू 24 इंटू 365 इंटू 2.5 ओके किया, डिवाइडेड बाय 250 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। तो आपके पास कितना आ गया सर यहाँ पर, ये कंपैक्टेड कितना है भाई आपके पास 2.5 ही है, बिल्कुल है। तो आपके पास कितना आ गया सर यहाँ पर, तो सर ये आ गया आपके पास 14.01 मीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है, यही आया है, तो बिल्कुल सही। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 14.01 मीटर क्यूब हो गया है। क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था, इजी था। तो इसी तरह से आपका ये आंसर भी आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की, नेक्स्ट क्वेश्चंस भी देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। हालांकि देखकर आपको लग रहा होगा कि सर क्वेश्चंस बहुत बड़ा है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि ड्यूरिंग द अप्रोक्सीमेट एनालिसिस 50 ग्राम सैंपल इज ओवन। आपने क्या किया है कि एक आपने 50 ग्राम सैंपल लिया है, तो देखेंगे आपके पास ये 50 ग्राम सैंपल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 50 ग्राम सैंपल लिया गया है। इसको सर आपने ओवन किया गया है कितने डिग्री पर सर, आपने इसको 104 डिग्री पे किया गया है। कितने टाइम्स के लिए सर, 24 आवर्स के लिए किया है। और जो आपके पास यहाँ पर जो आया वो क्या है, आफ्टर द कूलिंग डाउन द रेजिडुअल वेट अलोंग द क्रूसिबल इज ऑब्जर्व्ड। तो आपके पास रेजिडुअल वेट आया, वो कितना आया सर, देखिएगा वो वेट आया आपके पास 21.416। तो ये आया आपके पास 21.416 आ गया है। ठीक है, रेजिडुअल का वेट। आगे क्या बोला है, द रेजिडुअल वाज अगेन सब्जेक्टेड टू, इसको दोबारा से आपने क्या किया सर, हीटअप किया है। अब हीटअप कितने डिग्री पे किया आपने सर, इसको 550 डिग्री पे किया है। तो 550 डिग्री सेल्सियस पे किया है, कितने घंटे के लिए किया है सर, 2 घंटे के लिए किया है। बट अब जो यहाँ पर रेजिडुअल लेफ्ट रहा होगा आपका, वो कितना रहा होगा सर, वो कुछ रहा होगा, देखिएगा कितना वो रहा होगा, कुछ आपके पास इस तरह से। कितना रहा है सर आपके पास, उसने बोला है वो रहा है से 21.026 ग्राम रहा है। क्लियर है, ये बोल रहा है। वेट ऑफ द क्रूसिबल वाज 19.96। और यहाँ पे जो आपका क्रूसिबल है, क्रूसिबल का जो वेट है, तो यहाँ पे मैं क्रूसिबल निकाल देता हूँ, जो एम्प्टी है उसका वेट कितना है सर आपके पास, वो 19.96 है, 19.996 ग्राम है। ये क्या है आपके पास, क्रूसिबल है। कुछ इसी तरह से आपके पास दिया गया है, बिल्कुल सर दिया गया है। तो अब आप क्या निकाल सकते हैं यहाँ से,
देखिएगा यहाँ पे 50 ग्राम का सैंपल था तो उसका वेट कितना आया सर? जब आपने उसको 104 डिग्री पे ऑन किया तो 21.416 आया। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं? और अगर जब उसका एम्प्टी वेट था तो एम्प्टी वेट कितना था सर आपके पास? 19.96 था। कितना था सर? 19.96 था। तो आप ड्राई सॉलिड वेट निकाल सकते हैं, बिल्कुल। तो आपके पास जो ड्राई सॉलिड वेट होगा वो क्या होगा सर? तो ड्राई सॉलिड वेट जो आएगा आपके पास वो आ जाएगा दैट इज 21.416 माइनस आपके पास 19.996 रहेगा। यानी कि इतना आपके पास टोटल क्या रहेगा? ड्राई सॉलिड वेट रहेगा। तो देखिएगा 21.416 माइनस आपके पास 19.996, तो आपके पास कितना रहा सर? ये 416 है ना, 21.246 है भाई। यही हम देख रहे थे कि गलती कहाँ पे हुई है, यहाँ पे हुई है 21.246 है। तो यहाँ पे है सर 21.246 है। तो यहाँ पे 21.246 तो देखिएगा, कीजिएगा जरा 21.246 माइनस आपके पास 19.996 तो कितना आया सर? 1.25 आ गया है। यहाँ से कितना आ गया है सर? 1.25 ग्राम आ गया है। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब इसमें हम बात कर लेते हैं इसके मॉइस्चर कंटेंट भी निकाल सकते हैं। आगे उसने बोला क्या है? उसने यही तो बोला है कि मॉइस्चर कंटेंट एंड एश कंटेंट ऑफ द सैंपल आपको निकालना है। तो ये आपके पास ड्राई सॉलिड वेट तो आ गया है, ठीक है। यानी कि आपका ड्राई सॉलिड वेट कितना आया है सर? आपके पास 1.25 आ गया। बट जो आपके पास सैंपल था वो आपके पास क्या था? 50 ग्राम सैंपल था। अगर मैं 50 ग्राम सैंपल में से अगर इस ड्राई सॉलिड वेट को माइनस कर दूं और डिवाइड बाय सैंपल कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा। तो अगर मैं पीएमसी की बात कर लेता हूं तो पीएमसी क्या है आपके पास? इनिशियली कितना था आपके पास? सैंपल आपका 50 ग्राम का था। अब जब ये 50 ग्राम का सैंपल था ना, तो इस सैंपल में क्या था आपका? कुछ लिक्विड भी था और कुछ आपका क्या था? वेस्ट भी था। अब जो जितना भी आपका 104 डिग्री पे आपको अगर इसने बर्न किया होगा तो जितना भी लिक्विड वेस्ट होगा वो तो वेपराइजेशन हुआ होगा, और जो आपका सॉलिड बचा होगा आपका क्या बचा होगा? ड्राई सॉलिड वेट बचा होगा। और ड्राई सॉलिड कितना बचा होगा सर? 1.25। तो अगर मैं उसमें से आपका 1.25 माइनस कर दूं डिवाइडेड बाय 50 कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? मॉइस्चर कंटेंट मिल जाएगा, बिल्कुल सही। इनटू 100 भी कर सकते हो आप, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर 50 माइनस 1.25, ये किया आपने, डिवाइडेड बाय 1.25, तो आपके पास कितना आ गया सर? यस सर, इनटू 100 भी कर दीजिएगा। तो मॉइस्चर कंटेंट कितना आ गया सर आपके पास? 97.5% आ गया है। कितना आ गया सर? 97.5% आ गया है। मॉइस्चर कंटेंट आपने निकाल दिया है। अब आपको क्या चाहिए सर? आपको ड्राई ऐश कंटेंट निकालना है। तो ऐश कंटेंट कैसे निकलेगा? देखिएगा, ये भी निकल जाएगा भाई आपके पास, ऐश कंटेंट भी जाए। आपके पास ड्राई सॉलिड वेस्ट कितना है सर? ड्राई सॉलिड वेस्ट जो हमारे पास आया सर वो कितना आया सर? आपके पास 1.25 ग्राम आया आपके पास। क्लियर है? इतना आया। एक तो इतना आ गया था आपके पास। और जब हम फाइनल किया कि आप देखिएगा यहाँ पर आपके पास कितना है सर? ये 21.026 है। और अगर मैं यहाँ पर आपके क्रूसिबल का वेट लूं तो ये भी मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो यहाँ से भी मेरा कुछ ना कुछ क्या मिल के आ जाएगा मुझे? यहाँ पे आपका और ड्राई सॉलिड वेस्ट निकल के आ जाएगा। तो एट में ड्राई सॉलिड वेस्ट फिर से निकालूं तो अब मैं क्या मेरे पास आ जाएगा एग्जैक्ट? तो ये आ जाएगा सर आपके पास दैट इज 21.021 है भाई, 26 नहीं है आपके पास, क्या है? 21 है। तो यहाँ पर आप 21 कीजिएगा, ठीक है। दैट इज 0.21। माइनस 19.996 हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिएगा जरा, इसको करिएगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे 21.021 माइनस 19.996 तो आपके पास कितना आ जाएगा सर? यहाँ से ये आ जाएगा 1.025 ग्राम आ जाएगा। तो आप ड्राई सॉलिड वेस्ट भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऐश कंटेंट अपना इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1.25 माइनस 1.025 डिवाइडेड बाय आपके पास 1.25 कर दो आप। क्लियर है? बिल्कुल उसी तरह से।
तो देखते हैं कितना आता है आपके पास 1.25 माइनस 1.025, सॉरी। अब आपके पास टोटल है ना, तो टोटल करना है यहाँ पे। टोटल कितना है सर आपके पास 50 है, तो यहाँ पे 50 आएगा ना भाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 1.25 माइनस 1.025 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ गया आपके पास सर इंटू 100 भी कर दीजिएगा आप, इंटू 100, तो आपके पास 0.45 आ गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका क्या आ गया है सर, मॉइस्चर कंटेंट भी आ गया है और एश कंटेंट भी आ गया है। मॉइस्चर कंटेंट 97.5% आ गया है, जबकि आपका एज कंटेंट 0.45 आ गया है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इस क्वेश्चंस को भी क्या कर लिया है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो आइए अब बात करते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और यहाँ से आपके दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर है? क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, क्वेश्चंस बोल रहा है द एनर्जी कंटेंट ऑफ ए म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट इज 25,000 किलो जूल पर केजी। कि आपके पास जो यहाँ पे एनर्जी कंटेंट दिया है एज ए डिस्कार्डेड, वो कितना दिया है आपके पास सर 25,000 किलो जूल पर केजी दिया है। यानी कि आपके पास जो एनर्जी कंटेंट दे दिया गया है, एनर्जी कंटेंट जो आपके पास दे दिया गया है वो कितना दे दिया है सर आपका MSW का, वो दे दिया है सर 25,000 किलो जूल पर केजी दे दिया गया है। कुछ यही दिया गया है, यस सर यही दिया है। आगे क्या बोला उसने, इफ द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द, और मॉइस्चर कंटेंट की बात कर रहा है, परसेंटेज ऑफ MC आपके पास कितना दिया है सर 24% दिया है, और परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट बोला है आपके पास, वो कितना दिया गया है सर, परसेंटेज ऑफ एश कंटेंट आपके पास यहाँ पर 12% दे दिया गया है। क्लियर है? आगे बोला है द एनर्जी कंटेंट ऑन एन एश फ्री ड्राई बेसिस। आपको क्या निकालना है, एनर्जी कंटेंट ऑन एन एश फ्री ड्राई बेस निकालना है। तो हम यहाँ पे खाली ड्राई बेस के आधार पे भी निकालेंगे और फिर हम एश फ्री ड्राई बेस के आधार पे भी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे पहले कि एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस पे, पहले हम किस पे देखेंगे, ऑन ड्राई बेसिस पे देखेंगे। ठीक है? तो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो क्या होगा आपके पास, तो सबसे पहले कितना किलो जूल पर केजी आपका डिस्कार्डेड हुआ, तो आप लिख दोगे कितना सर किलो जूल पर केजी आपका डिस्कार्डेड हुआ इनटू उसको क्या कर देंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइडेड बाय आप 100 माइनस परसेंटेज ऑफ MC कर दोगे। क्लियर है? तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना डिस्कार्डेड हुआ सर आपके पास, तो यहाँ से हुआ सर आपके पास 25,000 डिस्कार्डेड हुआ। 100 बाई आप क्या कर दोगे, 100 माइनस 24 करोगे, तो 100 माइनस 24 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा सर 76 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे जब इसको आप, तो 25,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, डिवाइडेड बाय आप 76 कीजिएगा, तो आपके पास कितना आ जाएगा सर, यहाँ पर ही आ जाएगा 3289 4.73 किलो जूल पर केजी आपके पास यहाँ पर आ गया। ये कौन सा आया है, एनर्जी कंटेंट ऑन ड्राई बेसिस आ गया है। क्लियर है? ये तो हमारा पहला फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। दूसरे फॉर्मूले की बात करते हैं, तो दूसरा क्या आएगा, एनर्जी कंटेंट ऑन एश फ्री ड्राई बेसिस। तो दूसरा आएगा सर एनर्जी कंटेंट ऑन एश फ्री ड्राई बेसिस, ऑन ड्राई बेसिस। ठीक है? तो ये वाला फॉर्मूला भी आपको क्या रखना है, थोड़ा सा इसको याद भी रखना है। तो अगर मैं फॉर्मूला इसका लिखूं तो इसका लिख सकता हूं मैं कि सर कितना किलो जूल पर केजी आपका डिस्कार्डेड हुआ है सर, बिल्कुल सही। मल्टीप्लाई बाय आप 100 कर दोगे यहाँ पे भी। जब सर आप 100 कर दोगे तो डिवाइडेड बाय क्या करोगे आप, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ MC कर दोगे, माइनस परसेंटेज ऑफ एश कर दोगे। ठीक है? कुछ ऐसा ही करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना एनर्जी डिस्कार्डेड हुआ सर, 25,000 का हुआ। तो यहाँ से लिख देंगे सर 25,000 मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप सर, 100 कर दिया है, डिवाइडेड बाय आप 100 माइनस मॉइस्चर कंटेंट कितना है सर आपके पास, मॉइस्चर कंटेंट है सर 24% है, माइनस एश कंटेंट कितना है सर 12% है। सॉल्व कीजिएगा, 76 में से 12 गए तो आपके पास कितने बचते हैं 64। तो 25,000 आपके पास मल्टीप्लाई बाय 600 डिवाइडेड बाय 64, तो आपके पास कितना आ जाएगा 39062.5, दैट इज 390
39062.5 आ गया है। क्लियर है? तो ये क्या आ गया सर हमारे पास यहाँ पर, ये आ गया है सर आपके पास एनर्जी कंटेंट ऑन एच फ्री ऑन ड्राई बेसिस पे आया है। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चंस में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चंस में अगर आपसे पूछा जा रहा है एनर्जी कंटेंट ऑन एच फ्री ड्राई बेसिस तो ये फॉर्मूला आएगा, और अगर आपसे ड्राई बेस पूछे, सिंगल ड्राई बेस, तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं दोबारा से कैलकुलेट करके देख लेता हूँ। ये 25,000 है, 25,000 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 100 से, डिवाइडेड बाय मैं 76 कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाता है 9.4 पॉइंट, यहाँ पे डेसिमल आएगा। ठीक है? पॉइंट आएगा आपके पास, यहाँ पे क्या आएगा सर, पॉइंट आ गया। ठीक है? उसकी तरह से इसको मैं जब कर देता हूँ तो यहाँ पर 100 माइनस करेंगे हम तो 24 माइनस यहाँ पे 12 करते हैं तो आपके पास 64 आ जाता है। तो 25,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 64 करते हैं हम तो कितना आ जाता है आपके पास 39062.5 आ जाता है। ये भी किस में आ जाएगा सर आपके पास, दैट इज किलो जूल पर केजी में आ गया है। क्लियर है? तो आज जो क्वेश्चंस में पूछा है यही पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर 39062.5 आ जाएगा आपके पास, किलो जूल पर केजी आ गया है। क्लियर है? तो इस तरह का क्वेश्चन आपने इसको भी क्या कर लिया है, बहुत अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अब यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपके पास सही है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट दी गई है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से रिलेटेड दी गई है। ठीक है? अगर मैं बात करता हूँ आपके कार्बन मोनोऑक्साइड का जो आपका सोर्सेज होता है, इसकी जितने भी आपके पास ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हो सकते हैं, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल हो सकता है, आपकी कोल इंडस्ट्री हो सकते हैं, उसमें जितने भी आपके कार्बन के ऑक्साइड हो सकते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, सल्फर के ऑक्साइड हो सकते हैं, उससे क्या हो सकता है आपका प्रोड्यूस, आपका कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रोड्यूस हो सकता है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना, जितनी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो भी। क्लियर है? तो देखिएगा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इज लेस डेंजरस व्हेन कंसंट्रेशन इज लो। बिल्कुल सही। अगर आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम होगा तो आपके पास क्या होगा सर, वो कम डेंजरस होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट 2 है। उसका बाद बोल रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कभी भी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता है। तो ये क्या होता है सर, आपको फॉल्स हो गया है। कार्बन मोनोऑक्साइड से क्या हो सकती है, आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, आपके हीमोग्लोबिन में जो ब्लड में जो आपके ऑक्सीजन रहता है वो क्या हो सकता है, ऑक्सीजन वहां पे पूरी तरह से पंप नहीं कर पाएगा। क्लियर है? और कहीं ना कहीं उससे जो आपके आरबीसी सेल होंगे वो क्या हो जाएंगे सर, आपके डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे। क्लियर है? तो हो सकता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा जैसी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है? ऑक्सीजन ब्लड में आपका जो ऑक्सीजन है वो प्रॉपर्ली कैरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ आपके सी की, तो सी क्या है सर आपके पास यहाँ पर ट्रू है। क्लियर है? सी क्या है सर आपके पास, ट्रू है। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो मोस्टली एमिटेड फ्रॉम ऑटोमोबाइल्स, तो बिल्कुल सही, ये भी क्या है आपके पास सर, ये भी सर ट्रू है। तो ये भी क्या हो जाएगा सर आपके पास यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है सर, आपके पास ए सी एंड डी स्टेटमेंट आपके पास क्या है यहाँ पर सही है। तो हम लिख सकते हैं सर ए एंड सी एंड डी स्टेटमेंट क्या है आपके पास सर, प्रॉपर्ली सही है। क्लियर है? ये बात आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस की। नेक्स्ट क्वेश्चंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। देखिएगा यहाँ पे कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके पास इक्विपमेंट्स दिए गए हैं जो कि आपके एयर पॉल्यूटेंट को कंट्रोल करते हैं। जैसे सबसे पहले बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर पॉपुलरली यूज्ड इन फ्लाई एश कंट्रोल। बिल्कुल सही कि जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर होता है उसका यूज आप मोस्टली फ्लाई एश कंट्रोल के लिए करते हैं। और बिल्कुल सही, यहाँ पे जो आपके पास पार्टिकल का जो साइज होता है वो मोर देन 1 माइक्रोमीटर्स होता है। और यहाँ पे अगर इसकी एफिशिएंसी की बात करते हैं तो सर इसकी एफिशिएंसी आपके पास 95 से 99% होती है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, ये वाली स्टेटमेंट भी क्या है सर आपके पास ट्रू है। अगर मैं बात करता हूं आपके सेकंड स्टेटमेंट की, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वेरी फाइन पार्टिकल्स मैटर इज बेटर रिमूव्ड बाय फैब्रिक फिल्टर। बिल्कुल, फैब्रिक फिल्टर एक ऐसे पार्टिकल्स को कैप्चर करता है जिनका साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर्स होता है और इनकी जो एफिशिएंसी होती है मोर देन 99% होती है। क्लियर है? ये बात क्लियर हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो साइक्लोनिक सेपरेटर पार्टिकल्स आर कैप्चर्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। नहीं, जो कि आपके साइक्लोन सेपरेटर्स होते हैं वहां पे जो आपके पार्टिकल्स कैप्चर होते हैं वो बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सर आपका फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा सर बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करता हूं कि जो साइक्लोनिक सेपरेटर्स होते हैं सर, ये कितने साइज के पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकते हैं, तो जो यहाँ पे जो साइज पार्टिकल कैप्चर कर सकते हैं सर 10 से 25 सॉरी 10 से 50 mm, कितने सर 10 से 50 mm माइक्रोमीटर के साइज के पार्टिकल्स को कैप्चर कर सकते हैं, जिनकी जो एफिशिएंसी होती है सर वो 50 से लेकर 90% के बीच में हो सकती है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स आर इकोनॉमिकल नहीं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स होते हैं वो आपके इकोनॉमिकली टू यूज इन पर्टिकुलर्स मैटर कंट्रोल नहीं, वो क्या होते हैं आपके पास इकोनॉमिकल नहीं होते हैं। तो ये भी क्या हो गया सर आपके पास फॉल्स हो गया है। आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है, तो ए और सी और डी तो आपके पास क्या होगी सर फॉल्स हो गई है। तो यहाँ पर ए एंड बी आपके पास क्या है सर, ये आपके पास ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। कैसी स्टेटमेंट हो गई है सर, ट्रू स्टेटमेंट हो गई है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस तरह का क्वेश्चंस हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं जब हमने एयर पॉल्यूशन स्टडी किया था। एयर पॉल्यूशन में मैंने हर टाइप्स की प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करवाया है कि किस किस तरह की प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। देखिएगा क्या बोला है, द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इन एटमॉस्फेरिक एयर इज फाउंड टू बी 0.004 ppm। यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन दे दी है आपके पास, SO3 की कंसंट्रेशन दे दी है। किसमें दे दी है आपके पास, पार्ट्स पर मिलियन में दे दी है, जो कितनी दे दी है सर 0.004 दे दी गई है। ppm को मैं मिलीग्राम्स पर लीटर भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद उसने क्या बोला है, कंसीडर P/RT आपके पास 80 मोल पर लीटर दे दिया गया है। तो P/RT आपके पास कितना दे दिया है सर, आपके पास ये 80 मोल पर लीटर दे दिया है। क्लियर है। फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ, आपको SO3 की जो कंसंट्रेशन निकालनी हो माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब में निकालनी है। तो इसके लिए जो भी कंसंट्रेशन होगा आपका SO3 का, वो किस में होगा सर, आपका ppm में होगा। ppm होगा, उसको आपको क्या करना है, मॉलिक्यूलर वेट से आपको क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है इनटू उसके वॉल्यूम से क्या करना है, उसको सर डिवाइड करना है। अब ये जो आया आपके पास, ये तो आपका मोल लीटर है, लीटर मोल में आएगा। आपको किस में चाहिए, माइक्रोग्राम में। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर, 10⁻³ से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिएगा अभी मैं करता हूं अभी आपको। अब यहाँ पे मेरे पास क्या दिया है, यहाँ पे P/RT दिया है, तो मैं क्या निकल सकता हूँ यहाँ से, इसको एज ए वॉल्यूम बोल सकता हूँ कि V इज इक्वल टू आपके पास क्या दे दिया है सर, इसको मैं लिख सकता हूँ RT/P लिख सकता हूँ। तो इसको क्या लिख सकते हैं सर, हम 1/100 लिख सकते हैं। तो ये 80 मोल पर लीटर है, तो 1/80 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लीटर पर मोल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर वेट देखें, सल्फर का कितना होता है सर 32 होता है, ऑक्सीजन का कितना है 16 होता है। तो 3 × 16, 48 और 32 कितने हो गए आपके पास सर, ये आ गया है सर 80। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट आ गया वो सर कितना आ गया आपके पास, 80 आ गया। तो अब तो आप पुट अप कर ही सकते हैं। तो आपको निकालना है सर SO3 की कंसंट्रेशन निकालनी है माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब में निकालनी है। तो यहाँ पे SO3 ppm कितना दिया है सर आपके पास, 0.004 दिया है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है सर इसका, 80 है। वॉल्यूम कितना है सर इसका, वॉल्यूम है 1/80। तो यह हो सकता है आपके पास 1/80। क्लियर है, इनटू 10⁻³ जरा सॉल्व कीजिएगा इसको, कितना आता है आपके पास, इसको सॉल्व करते हैं। 0.0044 मल्टीप्लाई बाय 28160। तो यहाँ से कितना आ गया सर, 28160 माइक्रोग्राम्स पर मीटर क्यूब आ गया है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या आ गई है सर, आपकी कंसंट्रेशन आ गई है। तो यहाँ पे जो कंसंट्रेशन आएगी सर दैट इज 28160। ठीक है, ये आ गई आपके पास कंसंट्रेशन। तो इतना इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि आपके पास एक एलिवेशन दिया गया है और आपके पास टेम्परेचर दिया है। एलिवेशन जो आपके पास यहाँ पे मीटर में दिया है, ये Z हो गया आपके पास, Z1 हो गया, इसको मैं Z2 लिख देता हूँ। टेम्परेचर दिया है सर, इसको मैं आपके पास T1 लिख सकता हूँ और इसको मैं सर T2 लिख सकता हूँ। बेस्ड ऑन द अबाउट डाटा लैप्स रेट कैन बी रेफर्ड एज, कि जो आपका लैप्स रेट होगा इस डाटा के कोरस्पॉन्डिंग वो क्या होगा, सब एडियाबेटिक होगा, सुपर एडियाबेटिक होगा या क्या होगा। तो अगर मैं लैप्स रेट की बात करता हूँ तो लैप्स रेट क्या होता है,
चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एल्टीट्यूड होता है या हाइट बोलते हैं, तो जिसको हम बोल सकते हैं सर T2 माइनस T1 बाई H2 माइनस H1। अब H2 की जगह आप क्या लिख सकते हो, Z भी लिख सकते हो। हमने Z से रिप्रेजेंट किया है तो एल्टीट्यूड को आप किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर, यहाँ पे डेल्टा Z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा Z2 माइनस Z1। T2 कितना है सर आपके पास, सर ये T2 है 15.70 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 कितना है सर 25 डिग्री 25.2 डिग्री सेल्सियस माइनस Z2 कितना है आपके पास सर, ये 250 है आपके पास, माइनस Z1 कितना है सर आपके पास 10 है। अब ध्यान दीजिएगा ये वैल्यू किसमें है, मीटर में, बट आपका जो एल्टीट्यूड होता है वो किसमें होता है सर, किलोमीटर में, तो आप क्या कर दीजिएगा 10⁻³ कीजिएगा। देखिएगा जरा आप यहाँ पे क्या करेंगे हम सर 15.70 माइनस 25.25 आपके पास यह है डिवाइडेड बाय ये कितना आ रहा है आपके पास, ये आ रहा है सर माइनस 39.79 डिग्री आ रहा है सेल्सियस। अब जो ये आ रहा है ये आपके पास लेफ्ट रेट से माइनस, लेफ्ट रेट कितना है माइनस 9.8 डिग्री सेल्सियस से क्या है सर ज्यादा है, दैट इज 39.79 डिग्री सेल्सियस है। तो कंडीशन कौन सी हो जाएगी आपके पास सर, कंडीशन हो जाएगी सुपर एडियाबैटिक लेफ्ट रेट हो जाएगी। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कंडीशन क्या हो जाएगी सर, सुपर एडियाबैटिक लेफ्ट रेट हो जाएगी। लेफ्ट रेट को मैं LR लिख सकता हूँ। सिंपल क्वेश्चन था तो आपका आंसर क्या हो गया सर, यहाँ से सर बी इसका राइट आंसर हो गया है। क्लियर है। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स है आर इन सीरीज। दो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाओ आप सीरीज में। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हमने ये लगाया और दूसरा इसके बगल में लगा दीजिएगा। ये मैंने दूसरा बगल में लगा दिया है। दूसरा मेरे पास कुछ इस तरह से है। दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या है सर, कुछ इस तरह से है। अब इसने क्या किया, सपोज कीजिएगा यहाँ पर जो आपके पास टोटल पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे आपके पास 100% पार्टिकल्स होंगे। कितने होंगे सर 100% पार्टिकल्स होंगे। अब ये बोल रहा है कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम है ये डाउनस्ट्रीम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स फॉर साइज DPR 90% एंड 80%। ये क्या बोला है कि जो आपका पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है, और ये आपके पास सेकंड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं पहले की जो एफिशिएंसी वो कितनी है सर आपके पास 90% एफिशिएंसी है। 90% एफिशिएंसी का मतलब क्या है यहाँ पर, ओके यहाँ पे लिखते हैं नीचे की एफिशिएंसी कितनी है सर आपके पास 90% है। यानी कि कितने पार्टिकल्स आपके रिमूव हुए होंगे 90 पार्टिकल्स रिमूव होंगे। अब 90 पार्टिकल्स में से आपके पास कितने बचे होंगे सर 10% पार्टिकल्स बचे होंगे। ठीक है, ये परसेंटेज में लिख रहा है, पार्टिकल्स है, ये नीचे आपकी एफिशिएंसी है। अब 90 में से जो 10% पार्टिकल्स है उसकी एफिशिएंसी कितनी है सर आपके पास 80% है। उसकी एफिशिएंसी कितनी है सर आपके पास 80% है। यानी कि अभी भी आपके कितने पार्टिकल्स रह गए हैं, यानी कि 10 का 80% तो एफिशिएंसी आ गई है, यानी कि 8 पार्टिकल्स आपके क्या हो गए हैं रिमूव हो गए हैं। बट अभी भी आपके कितने पार्टिकल्स बच गए हैं सर, अभी भी आपके 2% पार्टिकल्स रह गए हैं। कितने परसेंट पार्टिकल्स रह गए हैं सर 2% पार्टिकल रह गए हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हुई है सर आपके पास, तो 100 - 2 आपके पास 98% एफिशिएंसी हो गई है। कितनी हो गई है सर आपके पास, दैट योर आंसर 98%। क्या बोल रहा है कि जो 100% आपके पास मान लेते हैं कुछ एयर के पार्टिकल्स होंगे, उन एयर के पार्टिकल्स में से पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेट है उसमें से 90% पार्टिकल्स को रिमूव कर देता है, यानी कि उसकी एफिशिएंसी 90% है। तो 100 में से 90% एफिशिएंसी है, यानी कि 90% पार्टिकल्स आपके रिमूव हो गए, तो बचे कितने सर 10% पार्टिकल्स है। अब 10% का जो पार्टिकल्स है वो डाउनस्ट्रीम में जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाया है उसका 80% एफिशिएंसी देता है, यानी कि 10 में से 8 पार्टिकल्स क्या हो गए इजिली रिमूव हो गए हैं। लेफ्ट कितने बचे सर 2 बचे हैं। तो ओवरऑल एफिशिएंसी क्या हुई 100 - 2 दैट इज 98% हुई। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया सर, सी इसका राइट आंसर हो गया है। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चंस की। इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है आपके पास कि एन एयर पार्सल हैविंग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपके पास क्या दे दिया है, एयर पार्सल दे दिया गया है जिसका टेम्परेचर आपके पास कितना दे दिया है 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। मूव्स फ्रॉम ग्राउंड लेवल, जिसमें ग्राउंड लेवल का जो एलिवेशन दिया गया है वो 800 मीटर दिया है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं Z1 की बात करता हूँ वो तो 0 हो जाएगा, और Z2 आपके पास 800 मीटर का एलिवेशन की बात कर रहा है। क्लियर है।
In dry flowing the adiabatic slabs rate, the resulting temperature of air parcel at 800 मीटर elevations। तो देखिएगा यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ, ये क्या होगा आपके पास, कुछ एल्टीट्यूड होगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ टेम्परेचर्स, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 0 डिग्री का जब टेम्परेचर था तो यहाँ पे आपका एल्टीट्यूड हाइट आई है, तो Z1 इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर आपके पास कोई Z1 टेम्परेचर हाइट दे दिया है, वो आपके पास कितना दे दिया है सर, वो 800 मीटर की हाइट पे दे दिया है। क्लियर है। तो यहाँ पे सर आपका टेम्परेचर T1 दे दिया है, दैट इज आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं सर, आप T2 फाइंड आउट कर सकते हैं कि अब आपका T2 क्या होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है ये, तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एज ए लैप्स रेट कंडीशंस बनेगी। तो जो लैप्स रेट रहेगा आपके पास वो क्या रहेगा सर, आपके पास वो रहेगा -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर रहेगा। तो जो लैप्स रेट होता है वो आपके पास क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर विद चेंज इन एल्टीट्यूड होता है, Z होता है बिल्कुल। तो इसको लिख सकते हैं सर हम T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, इसको सर आप Z2 माइनस Z1 लिख सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ, लैप्स रेट क्या है सर, -9.8 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका, अब T2 कितना है सर मेरे पास, T2 तो सर मेरे पास मेंशन नहीं है, तो T2 तो आपको निकालना पड़ेगा। तो T2 माइनस T1 कितना है सर, 50 डिग्री सेल्सियस है। Z2 कितना है सर आपके पास, 800 मीटर है। 800 मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो आपका 0.8 आ जाएगा। 0.8 माइनस, क्योंकि आपके पास जो एल्टीट्यूड होता है वो किस में होता है, आपका किलोमीटर्स में होता है। तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10 की पावर -3, तो आपके पास 0.8 आ जाएगा। और माइनस Z1 कितना है सर आपके पास, 0 है। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, अपना T2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जरा T2 कैलकुलेट कीजिएगा, 42.16 डिग्री। तो यहाँ से कितना आ गया सर, 42.16 डिग्री आ गया आपके पास, डिग्री सेल्सियस आ गया। तो देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर 40 भी नहीं होगा सर, 35 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा सर, 42 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका भी आपने क्या निकाल लिया है, इजिली सॉल्व कर लिया है। क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस भी काफी इजी है। क्या बोल रहा है कि एज्यूमिंग एनुअल ट्रेवल फॉर ईच व्हीकल 75 किलो न्यूटन, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। आपको क्या निकालना है यहाँ पर, NOx की कंसंट्रेशन निकालनी है, जिसमें आपके पास कितना दे दिया है, डिस्टेंस सर आपके पास 75,000 दे दिया है किलोमीटर्स। आपके पास यहाँ पे कितने व्हीकल्स है, प्रोड्यूस फ्रॉम 3000 व्हीकल्स विद एमिशन, 3000 व्हीकल्स है, एमिशंस कितना हो रहा है सर आपका 1.5 kg पर किलोमीटर व्हीकल हो रहा है। क्लियर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है। देखिएगा जरा कैलकुलेट होकर कितना है आपके पास, तो देखिएगा सॉल्व कीजिएगा। तो 75 मल्टीप्लाई बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 1.5, तो आपके पास कितना आ जाएगा, 337। तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, दैट इज 3375123 किलो जूल, किलो केजी पर किलोमीटर आ जाएगा। ठीक है, किसमें आएगा आपके पास, केजी पर किलोमीटर। यहाँ पर आपके पास 3000 है। क्लियर है। तो इस तरह का जो भी आपका सॉल्यूशन था आपके मॉक टेस्ट 4 का, वो हमने क्या कर लिया यहाँ पे, बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। क्लियर है। तो इस तरह से हमारे पास इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के हमने टोटल यहाँ पर 4 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाए, और सारे ही टेस्ट के जो हमारे पास क्वेश्चन थे वो इजी टू मॉडरेट थे। बेटर होगा आप इन पेपर को बहुत अच्छे से कवर कीजिएगा, और साथ में जितने भी यहाँ पर हमने क्वेश्चंस करवाए हैं वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस करवाए हैं। आपको मोस्टली यहाँ पर एक मॉक टेस्ट में 19 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें टोटल अगर आप 4 क्वेश्चंस को काउंट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे अच्छे खासे क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। क्लियर है। बहुत ही जल्दी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेगा इसी वीक में। तब तक आप इस मॉक टेस्ट को एंजॉय कीजिएगा, और इससे रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं उनको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं।